वीडियो में आगे आपको सबसे बड़ा रीज़न पता चलेगा जो कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है। हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें संस्कृत आखिर क्यों दुनिया का फ्यूचर बनने जा रहा है, हर जगह संस्कृत आखिर कैसे दुनिया का सीक्रेट है, कैसे आखिर यूनिवर्स का जो रहस्य हो संस्कृत में छिपा हुआ है और यूनिवर्स पूरी तरीके से संस्कृत पर ही बेस्ड है और संस्कृत को जो इम्पोर्टेंस है यूनिवर्स में, ये बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस की गई इस वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जीडीपी का जो 30% हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। किसी भी चीज़ को बनाना और उसे फिर से बनाना यानी रीमेकिंग करना या फिर मेकिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रॉ मटेरियल से मिलकर बना है, यानी ये प्राइमरी सेक्टर को सीधे तौर पर इम्पैक्ट करता है और यही सबसे बड़ा रीज़न है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये ताकत है कि सभी सेक्टर से हर प्रकार से लिंक है, चाहे डिमांड, सप्लाई, ग्रोथ, रेवेन्यू या फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो। और ये सभी सेक्टर्स को बूस्ट करता है अपने दम पर, और ना सिर्फ बूस्ट करता है बल्कि उनको डबल और ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करा देता है अपने ही दम पर। तो कहीं ना कहीं आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खुद का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कभी कभी कम दिख सकता है, लेकिन ये बाकी सेक्टर्स पे इतना इम्पैक्ट करता है कि बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ इसी पर निर्भर करती है, फिर चाहे जॉब को लेकर हो या रेवेन्यू को। भारत का जो बजट क्राइसिस यानी जो कैपिटल क्राइसिस है, फंडिंग की कमी होती है, इसी के कारण भारत में इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके साथ ही पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी हैं, अवेयरनेस भी नहीं है। तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में और कुछ ज़्यादा। सबसे पहले बता दूं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको और भी एडवांस तरीके से फिर से बनाना ताकि वो डायरेक्ट किसी भी उपभोक्ता को बेचा जा सके, यानी कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जाके किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित कर देना। ऐसा काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर होता है और इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है और जो इसका वर्कफोर्स होता है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के बराबर होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा होता है एक हेल्दी इकोनॉमी में। भारत में इंडस्ट्रीज, इन्वेंशन और मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को लेकर अवेयरनेस नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी नहीं है जो इसे मैनेज कर सके। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो पोटेंशियल उसका असली होना चाहिए, खासकर भारत जैसे रिसोर्स रिच कंट्री में वो पोटेंशियल नहीं है और इसका यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक सबसे बड़ा जो डिक्लाइन होने का रीज़न वो खुद सर्विस सेक्टर ही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में बिना बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स के आपको एक सिक्योर लाइफ मिल जाती है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो विल पावर और जो पैशन होता है वो नहीं होता। और साथ में एजुकेशन का भी रीज़न है, क्योंकि जो इसमें हाईली स्किल्ड जो है लोग चाहिए होते हैं, लेबर नहीं तो जिसकी मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी स्किल्ड चाहिए होती है। साथ ही एजुकेशन भी काफ़ी इनोवेटिव रूप से होनी चाहिए, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं लैग यानी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पा रही हैं देश में। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारे देश में वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चैलेंजेस को पैदा कर देती है। जो काम बाकी देशों में आसानी से हो पाता है वो भारत में काफ़ी स्ट्रगल के बाद हो पाता है। साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत ज़्यादा करप्टेड है, इस कारण इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एफडीआई की और फंडिंग की तो दिक्कत है ही है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, स्टील, टाइटेनियम का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और जो एक ठीक ठाक पार्ट ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखता है वो उसके एक्सपोर्ट के कारण है, लेकिन अच्छे से यूटिलाइज इसको करना चाहिए था अपने देश में, जो कि नहीं हो पाया। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूटिलाइज करते तो इकोनॉमी डबल और ट्रिपल स्पीड से बढ़ती, जितना कि अभी बढ़ रही है। और उसके साथ ही जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती, और साथ में अगर एक्सपोर्ट भी करना होता प्राइमरी सेक्टर में तो अच्छी एक्सपोर्ट पॉलिसीज से करते तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पिछले 30 सालों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे क्यों नहीं डेवलप हुआ, इसके हिस्टोरिक रीजन मैंने पूरे आगे वीडियो में कवर किया, तो लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर में
एक तो जॉब्स ही लिमिटेड हैं क्योंकि डेवलप एक इंडस्ट्री नहीं है, और इसके साथ में स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ एजुकेशन ये पॉसिबल भी नहीं है, और अनस्किल्ड ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर में आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा वर्कफोर्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जबकि कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। और बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आप कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं दे सकते सर्विस सेक्टर को, ना ही प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि ये सभी डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, क्योंकि ये बीच की कड़ी होती है जो कि पूरे एक मार्केट को रन करती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिसिंग है, जिसके कारण दोनों सेक्टर्स में जॉब नहीं बन पा रहे हैं, ना ही ग्रोथ हो रही है। चाहे प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है। और दूसरा एक चीज़ है कि सर्विस सेक्टर में जो सरकारी नौकरी का क्रेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेंशन जो है उसका जो पैशन होता है वो भी काफ़ी कम है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़रूरी होता है कि इन्वेंशंस रहें। और यही वो रीज़न है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सर्विस सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों को ही ख़राब कर रहा है। खैर, सर्विस सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद कवर की है, उसे देखिएगा तो आप तीनों ही सेक्टर्स को लिंक कर पाएंगे बहुत ही बेटर तरीके से। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से बड़ी ही महंगे दामों पर इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब जो मटेरियल हमारे पास है, रॉ मटेरियल जो कि अनफिनिश्ड गुड, जिनको बनाने में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिन चीज़ों का अच्छे से बनाने में उपयोग कर सकते हैं, उसको कम दामों पर बेटर बकवास बिल्कुल एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के साथ हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो हमारे पास गुड्स या फिर जो अनफिनिश्ड गुड्स जो हमें ज़रूरत होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके लिए जो ज़रूरत होती है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सारी उल्टी चीज़ें हो रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसके कारण जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो हम नहीं दे पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बनाई चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा अधिक दामों पर बिकती हैं, जिसके कारण हमारी चीज़ें बिकती नहीं। इम्पोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो और भी ज़्यादा जो है गर्त में जा रही है। और हमारे देश में हमारी खुद की चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि अगेन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बनाने का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना जो है रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करता, हमें उल्टा इंपोर्ट करते हैं। बहुत ही बेकार सी जो है ट्रेड पॉलिसी है हमारी, और जो मैनेजमेंट है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को लिंक करने का, चलाने का, ये बहुत ही जो है ख़राब है। और इसके साथ में अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है बहुत सारी ट्रेड डील्स करनी चाहिए, जिससे हमारा जो सामान है बाहर जाए तो उस पर टैरिफ्स कम हो। लेकिन ये भी नहीं हो पाता है और हमारा सामान और बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर चाइना के साथ बहुत सारे देशों के जो है बायलैटरल जो है एग्रीमेंट्स हैं और बहुत सारे टैरिफ्स वगैरह में उनको छूट मिलती है, जिसके कारण उनका सामान जो है बहुत ही कम रेट पर बिकता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम है उनकी। ये वो रीजंस हैं, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर मिसमैनेजमेंट है। इस कारण हम हमारे देश में बनी चीज़ों को हम खुद ही नहीं खरीदते, क्योंकि वो हमें महंगी पड़ती हैं अन्य देशों के मुकाबले, क्योंकि चाइना में पर यूनिट कॉस्ट जो है बहुत ही कम है। इस कारण बहुत ही कम रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया में क्वालिटी तो है लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है हर एक इंडस्ट्री में, आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण जो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण हम जो है जो हमारे गुड्स होती हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से अपने देश में, और इसी कारण हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है डेवलप नहीं हो पा रही है। तो इसको ज़रूरत है डेवलप करने की, ताकि सभी सेक्टर्स में जॉब्स और ग्रोथ दिखे। चाइना की जो इकॉनमी है वो 15 ट्रिलियन की है। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़रूरी है क्योंकि वो बड़ा रहे, क्योंकि वही जो है आगे सपोर्ट करता है सर्विस सेक्टर को या फिर प्राइमरी सेक्टर को, और इसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ये प्राइमरी हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, दोनों में डिमांड, सप्लाई और जॉब क्रिएशन, परचेजिंग पावर, ग्रोथ, रेवेन्यू और साथ में उन्हें क्राइसिस से भी बचाता है। तो हर एक जगह पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों इंडस्ट्रीज़ को मदद करता है। इसकी अपनी ग्रोथ कम हो सकती है लेकिन
जो बाकी सेक्टर्स की ग्रोथ हमें बड़ी दिखती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ही दिखती है। और कहीं ना कहीं जब इकोनॉमी रिसेशन या फिर स्लो डाउन में होती है तो यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है सपोर्ट करती है इकोनॉमी को। और खैर आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी में तो ऐसा है कि चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर दोनों में से कोई एक भी खराब जा रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कि उसके जो है ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड जो है दूसरे सेक्टर से एक सेक्टर में, एक से दूसरे सेक्टर में ही रहती है। तो डिमांड की कमी हो जाती है अगर किसी भी सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों में से किसी एक पर भी अगर कोई कमी हो तो। इंडिया में यही सबसे ख़राब बात है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो केवल 30% है, जबकि होना चाहिए 50 से 55% तक। और साथ में इसकी जो वर्क फोर्स है और जो, लेकिन सर्विस सेक्टर के साथ ये बड़ी अच्छी बात रही कि इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रहा। एमएसएमई के कारण जो है, एमएसएमई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है, और ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट में 45% का योगदान एमएसएमई सेक्टर करती है। तो अभी ये रिसेंटली ये ग्रोथ दिखी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के कारण, क्योंकि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज़ लाई हैं मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्रियलाइज जो है बहुत अच्छे से मोदी जी इसमें कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों जनरेट करता है, और इसके साथ में सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए केवल डिमांड जनरेट करता है। तो ये जो है बहुत ही खास बात होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। और साथ में अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसमें जॉब बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऐसे खासकर इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डेवलप करा जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए सर्विस सेक्टर यानी सर्विसेज है जिसमें कि ग्रोथ दिख रही है, उतना ही ज़रूरी अगर उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है जल्दी से जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत दूर हो जाएगी। और उसके बाद आने वाले टाइम में जब सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल सर्विस सेक्टर के बढ़ने में बहुत ज़्यादा बढ़ने में टाइम लगेगा, और हमारे पास अभी पोटेंशियल है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम में हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों का बराबर ही महत्व है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डेवलप होगी, लेकिन इसके साथ ही एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को भी डबल या ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ दे देगी, और इसका फ़ायदा आपको आगे एम्प्लॉयमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। तो हमें ये तो पता लग गया है कि अभी हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने, क्योंकि यही सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, और यही दूर कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को। इस समय भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% की वर्कफोर्स है जिसको अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से और वर्कफोर्स को शिफ्ट कराना चाहिए जिससे इसकी जो रेंज है और इसकी जो ग्रोथ और रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया का वो डेवलप्ड है, लेकिन जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसी के कारण जो सर्विस सेक्टर है उसमें जितनी पोटेंशियल है उतना जॉब वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। कि एक तरीके से सर्विस सेक्टर भी रुका हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ग्रोथ उसे और दे सकता था उतना नहीं दे रहा है, और सर्विस सेक्टर को अभी खुद में डेवलप करने के लिए FDI और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी जिसमें उसे टाइम लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अभी डेवलप करने की। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बाकी का पार्ट यानी जिसमें सर्विस सेक्टर और जो हमारे पास्ट पॉलिसीज़ रही हैं इंडिपेंडेंस से अभी तक, और वो उसमें क्या क्या लूपहोल्स से जो सबसे बड़ा रीज़न बन गए आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट की, और उसी से जो है फाइनल हमारा सोल्यूशन निकलेगा और आपको एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट यानी जो कंप्लीट पूरा एक सोल्यूशन है वो मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस नाते बाकी का पार्ट यानी पास्ट पॉलिसीज़ और सर्विस सेक्टर अगले वीडियो में आएगा। सर्विस सेक्टर और जो पास्ट पॉलिसीज़ हैं या फिर जो प्रेजेंट जो कि फ्लॉप रही हैं या फिर वो उनमें क्या लूप होल्स रहे हैं उसकी जो है पूरी ब्रीफ एनालिसिस जो है की गई है आने वाले पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियोस में, जो कि आगे अपलोड की जा चुकी हैं।
और उनसे आपको न सिर्फ सर्विस सेक्टर और पास्ट पॉलिसीज़ की पूरी जानकारी मिलेगी, बल्कि उनमें जो लूप होल्स हैं और जो गलतियां की गई हैं उसके बारे में पता लगेगा और आपको सारा नेचर समझ आ जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर से आगे आने वाले 2 वीडियोस लिंक हैं। अगर आपको पूरा सोल्यूशन जानना है अनएम्प्लॉयमेंट का और जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो जानना है सर्विस सेक्टर और पास्ट पॉलिसीज़ की फुल एनालिसिस और इंफॉर्मेशन के साथ, और साथ में इन चारों वीडियोस के कॉम्बिनेशन से आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको बिगेस्ट रीज़न जो है पता चल जाएगा भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अगर आपको सब कुछ जानना है कम्प्लीटली तो चारों वीडियोस देखने पड़ेंगे। चारों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन और आई बटन तीनों जगह मिल जाएगी चारों वीडियोस की, और ये चारों वीडियोस में सभी की लिंक अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी किसी भी वीडियो के एक्सेस कर सकते हैं।